तो आर्टिकल है प्रतिरोध द्वारा संधारित्रों का आवेशन तथा निरावेशन, और उसमें भी पहला पार्ट है संधारित्र का आवेशन, यानी कि जो बोलते हैं चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर को चार्ज करना है, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है ना। अब होता क्या है, देखो कि अगर आप किसी संधारित्र को किसी सेल से जोड़ें, किसी प्रतिरोध के द्वारा किसी सेल से जोड़ें, तो संधारित्र जो है आवेश ग्रहण करने लगता है। संधारित्र का काम ही ये होता है कि वो आवेश को क्या करता है, संचित करता है, ठीक है ना। और जब आवेश को संचित करता है तो उस दौरान आवेश, इसको बोलते हैं संधारित्र का आवेशन, यानी कि चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। अब जब आवेश ग्रहण करता है भाई, और आप जानते हैं आवेश संचय करने की दर को क्या बोलते हैं, या आवेश प्रवाह, किसी भी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को धारा बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम दो तीन चीजें देखेंगे, एक तो आवेशन की दर देखेंगे, ठीक है ना, किस दर से आवेशित होगा। दूसरी चीज हम देखेंगे कि आवेश जब ग्रहण करेगा तो अधिकतम कितना आवेश ग्रहण करेगा, और इस दौरान पूरे जब आवेशन की प्रक्रिया में इस सिस्टम में जो धारा बहेगी, ठीक है ना, उसका मान क्या होगा कि देखो जब कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा, ठीक है ना, तो उस समय धारा अधिकतम बहेगी, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि कैपेसिटर फुली चार्ज होगा, तो उस समय धारा का मान क्या हो जाएगा, आवेश बहना बंद हो जाएगा, और आवेश बहना बंद हो जाएगा इसका मतलब धारा का मान शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि हम अगर सपोज के लिए हम एक सेल के थ्रू हम क्या करते हैं, एक सेल लेते हैं, सेल समझते हैं, सेल देखा हुआ है। एक सेल यहाँ पे हम सपोज के लिए यहाँ पे हम एक स्विच लगाते हैं भाई, ठीक है, और यहाँ एक प्रतिरोध लगाते हैं, जो जिगजैग है ये प्रतिरोध को दिखाता है, और यहाँ हम एक कैपेसिटर लगाते हैं। चार चीजें हमने इसमें लगाई। एक हमने लगाया बैटरी, जिसका विद्युत वाहक बल E है, ये प्लस और ये माइनस सिरा, ठीक है ना। दूसरा हमने लगाया प्रतिरोध R, और तीसरा हमने लगाया इसमें कैपेसिटर C। ये इसकी प्लस प्लेट मान लो, इसकी माइनस प्लेट मान लो यहाँ, ठीक है। माइनस माननी नहीं है, बल्कि कैसे होगी ये मैं भी बताऊंगा आपको कि प्लस प्लेट ये कैसे होगी और माइनस प्लेट ये कैसे हो जाएगी। तो आप देखोगे अगर ये स्विच जो है पहले जो है ए पे जुड़ा हुआ है, अगर हम सपोज के लिए इसको ए बी और सी नाम दे दें, ठीक है ना, इसको हमने ए नाम दे दिया, ए पॉइंट, और इसको हमने नाम दे दिया पी पॉइंट, और ये स्विच है भाई एस फोर स्विच। अब ये परिपथ टूटा हुआ है, दिख रहा है, इस परिपथ में कोई धारा बहेगी नहीं बहेगी, क्योंकि जो सेल का जो सिस्टम है वो टूटा हुआ है, ठीक है ना। अब हम इस स्विच को ऑन कर देते हैं, अब ये स्विच ऑफ है, स्विच क्या है, जैसे स्विच होता है नॉर्मल स्विच, ये स्विच ऑफ है। अब हम इस स्विच को बी से हटाकर कहाँ पे जोड़ दें, स्विच को हम जोड़ दें कहाँ से, ए से, इस स्विच को ऐसे दिखा देते हैं इसको। अगर हम इसको ए से जोड़ दें तो अब क्या होगा कि जैसे ये सिस्टम ए और एस के बीच जैसे संपर्क होगा, इस परिपथ में धारा बहनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, एक सेल लगा हुआ, ठीक है। अब सेल का विद्युत वाहक बल, इस पूरे आर्टिकल को समझने से पहले आपको सेल का विद्युत वाहक बल समझना पड़ेगा भाई। अब थोड़ा सा पहले सेल का विद्युत वाहक बल देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि सेल का विद्युत वाहक बल, और जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है E4 होता है, इसको EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है कि जब किसी सेल में धारा, जब किसी सेल के द्वारा हम धारा देते हैं भाई, किसी सिस्टम में क्या देते हैं, या किसी प्रतिरोध में या किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, तो हमें आवेश प्रवाहित करना पड़ता है, और आवेश प्रवाहित करने में हमें कुछ काम करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर ये सेल है,
ये सेल है कोई, और ये कोई, हम इसको इसमें जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे चाहो तो आप एक की लगा सकते हो, ठीक। तो जो आवेश प्रवाहित होगा भाई इस पूरी परिपथ में, इस पूरी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जितना काम करना पड़े सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने में, एकांक आवेश को परिभाषा ये है कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ, देखो सेल सहित का मतलब है कि पूरे परिपथ में घुमाने में कृतकार्य, पूरे परिपथ में घुमाने में कृतकार्य, यह जो कार्य करना पड़ता है एकांक परिपथ में घुमाने में, सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने में कृतकार्य को क्या बोलते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल। और अगर सपोज के लिए Q0 आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने में कृतकार्य यदि W होगा, और Q0 आवेश को हम घुमा रहे हैं, ठीक है ना, पूरी परिपथ में, और हमें W कार्य करना पड़ा, तो जो EMF होगा, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, वो होगा W/Q0, ठीक है। और या इसको हम कैपिटल E लिखते हैं भाई, कैपिटल E बराबर होता है W/Q0, ठीक। और यहाँ पे देखो W/Q0 जूल पर कूलाम हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि W कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो जूल पर कूलाम हो गया। और जब जूल पर कूलाम हो गया तो आप जानते हैं कि जूल पर कूलाम ये किसका मात्रक होता है भाई, इसका मात्रक होता है वोल्टेज का मात्रक होता है, या फिर वोल्टेज डिफरेंस का मात्रक होता है, वोल्टेज विभवांतर का मात्रक या फिर विभव का मात्रक होता नहीं होता। तो E इज इक्विवेलेंट टू, E जो है इक्विवेलेंट होता है किसका, वोल्टेज का। E हमेशा किसके इक्विवेलेंट होगा, वोल्टेज के इक्विवेलेंट। बात समझ में आ गई। तो ये होता है वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल मैंने आपको क्या बताया कि जब किसी सेल को किसी परिपथ में या किसी प्रतिरोध में जोड़ा जाता है तो हमें आवेश को आवेश बहना शुरू होता है, ठीक है ना। तो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ, अब सेल सहित का क्या मतलब है, देखो जब कोई सेल बनाया जाता है, ठीक है ना, सेल के अंदर एक प्रकार का प्रतिरोध, आपने सेल देखा हुआ है, सेल में एक घोल होता है, अगर आप सेल शुष्क सेल लें, ठीक है ना, शुष्क सेल की बात कर रहा हूँ मैं इसमें, जो मार्केट में मिलते हैं, एक सेल ले लो 1.5 वोल्ट का, ठीक है ना, अगर आपने उस सेल को कभी तोड़ के देखा होगा तो उसके अंदर एक लिक्विड सा भरा होता है, गाढ़ा लिक्विड, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ, ठीक है ना। उस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट के कण होते हैं वो धारा के मार्ग में या फिर आवेश के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, उसको आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं सेल का। तो सेल यहाँ पे जो आवेश घूमेगा सेल से पूरे परिपथ में, उसको दो चीज़ों से लड़ना है, एक तो बाह्य प्रतिरोध से लड़ना है और दूसरा किससे लड़ना है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सेल सहित पूरे परिपथ की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध भी कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो सेल सहित पूरे एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसको बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। इसको कैपिटल E से प्रकट करते हैं और E का मात्रक होता है E बराबर W/Q0 और जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम इज इक्विवेलेंट टू, इसके इक्विवेलेंट है वोल्टेज वोल्ट के, क्योंकि जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, जूल पर कूलम, ये वोल्ट, ये क्या होता है जूल पर कूलम ही तो वोल्ट होता है, ठीक है। तो ये है सेल का विद्युत वाहक बल। अब इससे आगे हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है देखो, अब हम अपनी मेन आर्टिकल पे आते हैं। जब अगर हम इस प्रतिरोध को ध्यान से सुनो, जब किसी प्रतिरोध को किसी सेल के थ्रू किसी संधारित्र से जोड़ा जाता है तो इसमें वैद्युत आवेश प्रवाहित होने लगता है भाई, और वैद्युत आवेश प्रवाहित होने लगता है इसका मतलब इसमें आवेश संचित होने लगता है। देखो ये धन प्लेट है और ये धन प्लेट है, और एक जो हमेशा जो सेल है, सेल को हमेशा दो पैरेलल लाइन से दिखाया जाता है, एक छोटी लाइन होती है एक बड़ी लाइन होती है। छोटी लाइन वाला ऋण सिरा दिखाई देता है और बड़ी लाइन वाला किसको शो करता है,
धन सिरे को। तो जब जैसे ही हम इस स्विच को बी से हटाकर ए पे टच करते हैं तो इसमें आवेश प्रवाहित होने लगेगा। अब आवेश प्रवाहित होगा तो धन सिरा किससे जुड़ा हुआ है, ऊपर वाली प्लेट से, तो ये प्लेट हो जाएगी धनात्मक और दूसरा वाला सिरा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है ना। अब जैसे ही आवेश प्रवाहित होगा तो इसमें एक परिवर्ती धारा बहने लगेगी, इसमें एक परिवर्ती यानी कि वेरिएबल करंट बहता है। वेरिएबल, इसमें एक परिवर्ती का धारा बहने लगेगी और आवेश इसमें संचित होने लगेगा, इसमें संधारित्र। और संधारित्र में जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा तो संधारित्र Q बराबर क्या होता है, आप जानते हैं Q बराबर CV, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे C। V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे C। तो जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा, जैसे जैसे इसका आवेश बढ़ेगा, मान लेते हैं संधारित्र की धारिता C है, तो इसका वोल्टेज भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। वोल्टेज डिफरेंस, उसकी प्लेटों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस यानी विभवांतर भी धीरे धीरे बढ़ेगा। अब ध्यान रखना कि जो वोल्टेज बढ़ेगा, जो वोल्टेज डिफरेंस है V, वो इस वैद्युत वाहक बल के विपरीत काम करेगा। ठीक है। और वोल्टेज डिफरेंस जब इस वैद्युत वाहक बल के विपरीत काम करेगा यानी कि इसको कम करने का क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। और जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे वोल्टेज डिफरेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच का अंतर भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब E बराबर V, E बराबर V, तो E माइनस V बराबर शून्य, E माइनस V बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और E माइनस V बराबर जब शून्य होगा तो इसमें आवेश प्रवाह बंद हो जाएगा भाई, आवेश प्रवाह बंद हो गया। इसको बोलते हैं बैकवर्ड या बैक वोल्टेज डिफरेंस। VD को मैंने वोल्टेज डिफरेंस बोला है भाई, ठीक है। बैकवर्ड वोल्टेज डिफरेंस यानी कि पश्च विद्युत विभवांतर। जब V का मान जो है E के मान के ठीक बराबर हो जाए तो E माइनस V बराबर क्या हो जाएगा, 0। और उस स्थिति में इसमें आवेश का प्रवाह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जब आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा तो धारा भी क्या हो जाएगी, धारा का मान शून्य हो जाएगा। धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य। बात समझ में आ रही है। अब जब धारा का मान शून्य हो जाएगा तो इसको बोलते हैं, जब धारा का मान शून्य हो गया और वोल्टेज डिफरेंस और सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर हो गया तो इस स्थिति को बोलते हैं कि संधारित्र जो है फुल्ली चार्ज हो गया। फुल्ली यानी कि कंप्लीटली चार्ज है भाई, संधारित्र क्या हो गया, पूरी तरह से चार्ज हो गया इस स्थिति में। ठीक है ना। अब इसके बाद आप इस परिपथ को ऑन रखो, ठीक है ना, तो धारा बहनी बंद हो जाएगी। धारा बहनी क्या हो गई, इस घटना को बोलते हैं संधारित्र का आवेशन। बात समझ में आया। अब आवेशन के दौरान, अब आवेशन की प्रक्रिया में, आवेशन के दौरान, आवेशन के, नोट कर लो कि आवेशन के दौरान यदि किसी क्षण जो है इसकी प्लेटों पर प्लस Q और माइनस Q आवेश है भाई। आवेशन के दौरान किसी संधारित्र की प्लेटों पर कितना आवेश है, प्लस Q और माइनस Q आवेश है। आवेशन के दौरान किसी क्षण t पर, देखो किसी क्षण t पर यदि संधारित्र की प्लेट पर आवेश, प्लेटों पर आवेश, प्लेट में एक प्लेट पर आवेश का मतलब है एक प्लेट पर आवेश दूसरी प्लेट पर उतना ही बराबर हुआ है, प्लेट पर आवेश Q हो तो संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की
प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा, विभवांतर हो जाएगा भाई कितना, Q/C। विभवांतर कितना होगा, ठीक है। अब जो कि सेल के विद्युत वाहक बल के क्या है, सेल के विद्युत वाहक बल के विपरीत है। सेल के क्या है, विद्युत वाहक बल के विपरीत कार्य करेगा, ठीक है। और इस क्षण देखो V हमेशा सेल के विद्युत वाहक बल के क्या करेगा, विपरीत कार्य करेगा, इसीलिए इसको जो है बैकवर्ड वोल्टेज डिफरेंस बोलते हैं भाई, ठीक है। और इस समय इसलिए परिपथ का इस क्षण जो है परिपथ का परिणामी विद्युत वाहक बल, परिणामी विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा भाई, E माइनस V हो जाएगा, यानी E माइनस Q/C होगा। और ओम का नियम बोलता है, ओम का नियम सुना होगा आपने, ओम के नियम से जो परिणामी विद्युत वाहक बल होता है वो जो है किसके बराबर होता है, RI के बराबर, V बराबर IR होता है। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम तो सुना होगा, ठीक है, बताने की जरूरत तो नहीं है। तो ओम के नियम से परिणामी विद्युत वाहक बल E माइनस Q/C, E माइनस Q/C बराबर होता है भाई RI। समीकरण नंबर बना दो 1, जहां R प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध है, और I क्या है भाई, तात्कालिक धारा है। इस I को क्या बोलेंगे, I है तात्कालिक धारा, उस क्षण धारा। I परिपथ में वो धारा है जिस समय परिपथ का परिणामी विद्युत वाहक बल कितना है, E माइनस Q/C। बात समझ में आई कि नहीं आई, किसकी नहीं आई, हाँ सुनो, आई बात सुनो। अब देखो अब क्या होगा, इसको मैं बना देता हूँ समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। R क्या है, विद्युत R आप जानते हैं बाह्य प्रतिरोध है इस समय, और क्योंकि इस समय हमने जो सेल लिया है भाई, तो हम ये मानते हैं, मान के चल रहे हैं इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, ठीक है ना, इसलिए हम उसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहे। अब थोड़ा ध्यान से देखो, आप जानते हैं कि किसी भी परिपथ में धारा किसको बोलते हैं, धारा की परिभाषा है कि आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। तो आप जानते हैं चूंकि परिपथ में आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर dQ/dt, इसको हम लिखते हैं भाई क्या, dQ/dt बराबर क्या होती है, धारा I। धारा I किसके बराबर होती है, आवेश प्रवाह की दर को बराबर होती है, इसलिए E माइनस Q/C बराबर RI है, R dQ/dt हो गया। dQ/dt यानी कि आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं ना, ठीक। तो इसको हम dQ/dt से रिप्लेस कर दे रहे हैं। अब यहाँ से हम dt का मान निकालेंगे, यहाँ से किसका मान निकालना है, तो dt अगर इधर चला जाए तो dt बराबर हो जाएगा भाई R/, ये dt इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा R/E माइनस Q/C dQ, क्यों, और इसका एलसीएम दे दो तो ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या चला जाएगा, तो dt बराबर हो गया, dt इज फाइनली, ये c ऊपर चला जाएगा, CR/E EC माइनस Q, EC माइनस Q dQ। समीकरण नंबर बना दो इसको 2, समीकरण नंबर, ठीक है। और इसका समाकलन कर दो भाई, इसका हम क्या कर दें, अगर हम t का मान निकालना तो हम इसका समाकलन कर देंगे, तो समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर t बराबर हो जाएगा, अब आप समाकलन के फॉर्मूले भी याद करना पड़ेंगे, ठीक है ना। तो 1/x, देखो ये q वाला जो पार्ट है वो किस में है,
और आपको ये ध्यान रखना है 1/x का dx बराबर log x होता है, log बेस ई x होता है, ठीक है। और चूंकि इसमें EC भी है तो इसका फिर समाकलन होगा, तो EC माइनस क्यू का डी बाई डी क्यू ऑफ EC माइनस क्यू का, EC का तो जीरो हो जाएगा और डी बाई डी क्यू ऑफ इसका -1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, तो ये -1 आगे से आ जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा -CR, ये इसका इससे माइनस हुआ है तो -CR log बेस EC माइनस क्यू और प्लस ए क्या होता है, ए भाई जब हम समाकलन करते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं, ए को समाकल नियतांक बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं, आपको लिखना है कि ए समाकल नियतांक है, जहां ए क्या है, समाकल नियतांक। अब ए का मान हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो कि जब इसको हम समीकरण नंबर 2 बना दे रहे हैं भाई, समीकरण नंबर, जब t बराबर 0 तो q बराबर भी कितना था, जब धारा बहनी शुरू नहीं हुई थी, यानी स्विच ऑफ था, स्विच किस पे था, ए पे नहीं था बल्कि बी पे नहीं था, बल्कि किस पे था, ए पे था, ए पे नहीं था बल्कि बी पे था, तो धारा बहनी शुरू नहीं हुई थी, तो परिपथ में जब धारा ही बहनी शुरू नहीं हुई थी तो इसका मतलब परिपथ में आवेश भी क्या था, शून्य था, तो यहाँ पे रख दो t बराबर 0, तो -CR log बेस EC माइनस 0 क्या हो जाएगा, EC माइनस क्यू की जगह 0 आ गया और प्लस हो गया ना, तो A बराबर हो गया भाई, A बराबर CR log बेस EC हो गया, यही हुआ CR log बेस E। अब A का मान उठा के समीकरण 2 में रख दो, और इसलिए A का मान उठा के समीकरण 2 में रखेंगे तो T बराबर हो गया भाई -CR log बेस EC माइनस क्यू, EC माइनस और प्लस A की जगह पे आ जाएगा CR log बेस EC, ये है, और यहाँ से -CR को कॉमन ले लो तो T इक्वल टू हो जाएगा -CR को कॉमन ले लिया, बचा log बेस EC माइनस क्यू और प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस log बेस EC, ये हुआ, -CR कॉमन लिया हुआ, ध्यान रखें, तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आप जानते हैं log A माइनस log B बराबर क्या होता है, इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ, T बट्टे CR को मैं यहाँ ले रहा हूँ, और यहाँ पे बच्चा भाई -CR है तो माइनस चिन्ह के साथ आ गया इधर। अब देखो log A माइनस log B बराबर log A बट्टे B होता है, तो ये हो जाएगा log बेस EC माइनस क्यू बट्टे EC माइनस क्यू बट्टे EC। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि अगर हम log हटाना चाह रहे हैं भाई, तो log हटाने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल लेना होता है, एक्सपोनेंशियल समझते हो आप लोग, E एक्सपोनेंशियल थ्योरी पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, बहुत मुश्किल है, कैसे होगा, देखो log हटाने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल लेना होता है, तो इसलिए, और e की पावर अगर हम इसको e ले लें, e की पावर माइनस t अपॉन CR, e की पावर क्या ले लें तो ये log हट जाता है, अगर हम इसको log की पावर e की पावर बना दें तो ये log हट जाएगा, सिर्फ फिलहाल इतना याद रखो, बाकी एक्सपोनेंशियल थ्योरी फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो बराबर हो जाएगा EC माइनस क्यू बट्टे EC माइनस क्यू बट्टे EC, ठीक है ना। और अगर इसका हर अलग अलग कर दें
ई की पावर माइनस टी बटे सी आर बराबर हो गया, इसका हर अलग अलग कर दें तो ये बच जाएगा 1 माइनस क्यू बटे ई सी, 1 माइनस क्यू बटे, ठीक है ना। इसको इधर ले आ रहा हूँ तो क्यू बटे ई सी बराबर क्यू बटे ई सी बराबर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन सी आर, बच गया। और यहाँ से हमें क्यू का मान निकालना है, इसका निकालना है, तो इसलिए क्यू बराबर हो जाएगा भाई ई सी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बटे सी आर, माइनस टी बटे सी आर, माइनस टी बटे, ठीक है ना। तो Q बराबर ई सी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बटे सी आर, ये उस क्षण, किस क्षण, जिस क्षण टी की बात हो रही है उस क्षण संधारित्र की प्लेट पर आवेश है, ठीक है ना। तो किसी संधारित्र के आवेशन के दौरान किसी क्षण टी पर उस संधारित्र की प्लेट पर आवेश कितना होगा, वो होगा Q बराबर ई सी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बटे सी आर, या आर सी जो भी लिखना आप। मैं इधर का मिटा दूँ, यहाँ का कुछ पूछना किसी को, बिल्कुल नहीं, तो मैं इधर का मिटाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो Q बराबर होता है भाई, Q बराबर, अब इसको हम लिख देते हैं EC की जगह हम लिख देते हैं Q0, EC की जगह पे क्या लिख देते हैं, Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बटे सी आर, टी बटे, इसको समीकरण नंबर 2 बना देता हूँ, जहां Q0, अब यहाँ पे ना Q0 किसके बराबर है भाई, Q0 है EC के बराबर, Q0 बराबर EC, ये परिपथ में इसको बोलते हैं अंतिम स्थायी धारा, अंतिम स्थायी धारा, यानी इसका मतलब है कि इसके बाद धारा बहनी क्या हो गई, बंद हो गई, अंतिम स्थायी धारा, और परिपथ के सिरों के बीच धारा बहनी बंद हो गई, परिपथ में धारा बहनी बंद हो गई, इसका मतलब है आर के सिरों के बीच प्रतिरोध क्या हो गया, सॉरी, आर के सिरों के बीच विभवांतर क्या हो गया, इस स्थिति में आर, प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभवांतर कितना हो गया भाई, विभवांतर शून्य हो जाता है, और जो सारा का सारा आवेश है वो किस पे चला जाएगा, किस पे चला जाएगा, किस पे चला जाएगा, संधारित्र में संचित हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसलिए संधारित्र की आवेशन की दर, अगर हम संधारित्र के आवेशन की दर अगर हम कैलकुलेट करें तो dq बटे dt, dq बटे dt बराबर, इसका समाकलन करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो समीकरण 2 का समाकलन करना है, तो d बटे dt ऑफ Q0, d बटे dt ऑफ Q0 और E1 माइनस ई की पावर माइनस टी बटे सी आर, टी बटे, ठीक है ना। अब डी क्यू बटे डी टी, डी क्यू बटे डी टी बराबर, देखो Q0 तो बाहर आ जाएगा, Q0 क्या हो गया, अब देखो 1 माइनस ई की पावर समथिंग, ई की पावर अगर 1 माइनस टी अपॉन इसका समाकलन करना है, इसका सॉरी अवकलन करना है, तो ई की पावर एक्स का समाकलन, ई की पावर एक्स का जब हम समाकलन करते हैं तो ई की पावर एक्स ही आता है, क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन टी अपॉन सी आर है, टी के सापेक्ष कर रहे हैं, टी का मान 1 हो जाएगा, डी टी बाई डी टी ऑफ टी 1 हो गया, तो ये 1 अपॉन सी आर तो बचा, यहाँ पे बच गया
1/CR, इसका अवकलन करने पर, और e की पावर माइनस T/CR, ये बचेगा e की पावर माइनस T/, थोड़ा सा समाकलन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो, अगर इसके बाद में इसका समाकलन बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। इसका समाकलन करके आएगा Q0 1/T की जगह 1/CR हो गया, e की पावर माइनस T/CR हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि 1/CR, अगर e की पावर T/CR, e की पावर T/CR का मान समीकरण 2 से रखो, समीकरण 2 से, समीकरण सेकंड से ध्यान से देखो, Q/Q0 बराबर क्या है भाई, Q/Q0 बराबर 1 माइनस e की पावर माइनस T/CR है, तो ये इधर आ जाएगा, तो e की पावर माइनस T/CR किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस Q/Q0, और इस मान को उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, dQ/dt, dQ/dt बराबर हो जाएगा भाई, Q0 तो है ही है, Q0, और इंटू 1/CR भी है ही है, 1/, और यहाँ पे इसकी जगह पे आ गया 1 माइनस Q/Q0, 1 माइनस Q/ आ गया। एलसीएम लेंगे Q0 माइनस Q, इधर को मिटा दूं, लंबी आर्टिकल, थोड़ा ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ एलसीएम ले लें तो dQ/dt बराबर हो जाएगा, या एलसीएम लेंगे तो ये Q0 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा भाई 1/CR, 1/CR, और यहाँ पे बचेगा Q0 माइनस Q इंटू Q0 माइनस, समीकरण नंबर कौन सी बना दे भाई, थर्ड बना दे, समीकरण नंबर क्या बन गई, थर्ड। dQ आवेशन की दर होगी 1/CR Q0 माइनस Q। CR को जो है, देखो CR का मान जितना कम होगा आवेशन की दर उतनी ज़्यादा होगी, संधारित्र को आवेशित करने में उतना कम टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो CR का मान, ध्यान, संधारित्र के जो आवेशन की दर होगी, ध्यान से सुनो, लिखो, अगर आप नोट करना चाहो लिख लो, कि संधारित्र की जो आवेशन की दर होगी भाई, वो CR के मान के व्युत्क्रमानुपाती होगी, और CR का मान जितना कम होगा संधारित्र उतनी शीघ्रता से क्या होगा, चार्ज होगा। CR का मान कम, जितना कम होगा संधारित्र उतनी शीघ्रता से चार्ज होगा, संधारित्र शीघ्रता से आवेशित होगा, या चार्ज का मतलब होता है, और CR को जो है परिपथ का कालांक बोलते हैं, CR को बोलते हैं परिपथ का कालांक। CR को क्या बोलेंगे, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, परिपथ का कालांक यानी कि टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट जितना कम होगा, टाइम कांस्टेंट कितना होगा, परिपथ उतनी आसानी से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उतनी आसानी से चार्ज हो जाएगा। अगर C जो है फैराड में हो, C का मात्रक क्या है, और R का मात्रक किस में है, ओम में है, तो CR का मात्रक, CR का मात्रक ओम इंटू फैराड होगा भाई, ओम इंटू फैराड, ठीक है ना। और ओम इंटू फैराड ये सेकंड आएगा, अगर आप लोग इसको चाहो तो कैलकुलेट कर लो, ओम इंटू फैराड क्या होगा, लास्ट में जब आप ओम को तोड़ोगे और फैराड को तोड़ोगे मूल मात्रकों में, तो आपके पास मात्र बचेगा क्या, एक सेकंड। तो कालांक का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, कालांक का मात्रक क्या हुआ, सेकंड, ठीक है। तो ये है तुम्हारा संधारित्र की आवेशन की दर।
ठीक है, मिटा दूं इसको, इसको मिटा दूं। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं कि जो आवेश होगा भाई, किसी भी क्षण जो है, जो आवेश होगा किस पे, संधारित्र की प्लेट पर जो आवेश Q होगा और जो उसमें अधिकतम आवेश संचित होगा Q0, उनके बीच आपसी संबंध कितना होगा ये निकाल लो। ठीक है ना। तो यदि आप जानते हैं, चूंकि समीकरण फर्स्ट देखो अपने के लिए, समीकरण सेकंड देखो आपने आपके पास, आप जानते हैं Q बराबर Q0 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन e की पावर माइनस टी बटे सी आर, e की पावर माइनस टी बटे, यही है। अगर t बराबर सी, अगर t बराबर क्या रख दें सी आर, t बराबर क्या रखें, तो q बराबर हो जाएगा, तो q बराबर Q0 1 माइनस e की पावर माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस, ठीक है ना। और q बराबर हो जाएगा Q0 1 माइनस 1 अपॉन ई, 1 माइनस, ठीक है। और q बराबर होता है भाई Q0, एल्सियम अगर हम e ले लें तो e माइनस 1, ई माइनस, और e का मान होता है भाई 2.718, e का मान कितना होता है 2.718 रखें, तो q बराबर होता है Q0 2.718 माइनस 1 बटे 2.718, ठीक। और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग आएगा आपके पास, ये आना चाहिए भाई Q बराबर Q0 इंटू 0.632 Q0, इसको कैलकुलेट करने पे कितना आता है करिए 0.632 Q0। तो किसी भी क्षण, देखो किसी भी क्षण जो परिपथ होगा भाई, या जो संधारित्र होगा, उसकी प्लेट पर जो आवेश होगा वो अधिकतम आवेश, जो उसकी अधिकतम क्षमता है उसका 0.632 गुना होता है, 0.632। आई बात समझ में, ठीक है। और यदि परिपथ में अधिकतम धारा, यदि परिपथ में अधिकतम धारा I0 लिखें, अधिकतम धारा I0 हो, तो ठीक इसी की तर्ज पे I बराबर होता है भाई, I बराबर I0, I बराबर I0 और e की पावर माइनस टी बटे सी आर, ये किसी भी क्षण परिपथ में धारा होती है, क्योंकि I बराबर डी क्यू बटे डी टी होता है। देखो कैसे निकला, क्योंकि I बराबर डी क्यू बटे डी टी, तो हम Q का समाकलन कर दें, इस वाले समीकरण से Q का क्या कर दें, समाकलन कर दें, तो डी क्यू बटे डी टी और Q0 बटे, देखो Q0 बटे सी आर, Q0 बटे सी आर आवेश, सी आर, देखो आर सी या सी आर को हमने क्या लिया था, देखो आर सी या सी आर समय के इक्विवेलेंट हुआ था, ठीक है। और Q0 बटे आर सी था या Q0 बटे सी आर था ना, समीकरण में क्या आया था Q0 बटे सी आर, तो Q0 बटे सी आर को हम लिख सकते हैं I0, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। तो ये आर सी या सी आर किसके इक्विवेलेंट हो गए, टाइम के, तो Q बटे समय यानी आवेश बटे समय, यानी कि उसको हम लिखते हैं धारा। तो यहाँ पे I की जो अधिकतम आवेश था तो अधिकतम धारा आ जाएगी, तो फाइनली I बराबर होता है डी क्यू बटे डी टी, I का मान हो जाएगा I बराबर I0 e की पावर माइनस टी बटे सी आर, जहाँ I0 क्या है, अधिकतम धारा होगी, ठीक है। और I क्या होगी, तात्कालिक क्षण t पर धारा कितनी होगी,
आई। तो ये आपको यहाँ पे काफ़ी लंबी आर्टिकल है, ध्यान रहे। आवेशन कैसे होगा और आवेशन के दौरान किसी क्षण पर संधारित्र की प्लेटों पर आवेश कितना होगा और जिस क्षण संधारित्र की प्लेटों पर आवेश क्यों होगा उस क्षण धारा कितनी होगी, ये आपको मैंने बता दिया। कुछ पूछना है किसी को? एक बार रिपीट करूं मोटा मोटा सा, क्या हो गया है भाई? अगर आप लोग चाहो तो अगर कहीं पे समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, ठीक। और फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर वापस आके फिर से पूछो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछी जाती है इस चैप्टर में। आवेशन, संधारित्र का आवेशन कैसे होगा, और इसके बाद हम जब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे तो हम बताएंगे संधारित्र का निरावेशन कैसे होगा। ये वैसे भी संधारित्र का काम क्या होता है, देखो जब धारा पहले वो सेल से धारा लेता है, ठीक है, और जब सेल से धारा मिलनी बंद हो जाती है तो परिपथ में धारा जो आवेश उसने संचित किया हुआ है उसके बाद उसको क्या करता है, डिस्चार्ज करता है। और डिस्चार्ज उसको बोलते हैं क्या, पहले तो चार्जिंग करंट और फिर डिस्चार्जिंग करंट। तो परिपथ में धारा की सततता, कंटिन्यूटी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, संधारित्र, ठीक है। होता क्या है कि जो वेरिएबल करंट होता है या जो अल्टरनेट करंट होता है, तो अल्टरनेट करंट पहले बढ़ता है और फिर घटता है, ऐसे पहले बढ़ता है, अधिकतम होता है, फिर शून्य होता है, फिर दूसरी दिशा में बढ़ता है, फिर शून्य होता है। तो इसको बोलते हैं फ्लक्चुएशंस। इस फ्लक्चुएशन से परिपथ को बचाने के लिए हम बीच में क्या लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं। तो देखो जब ये धारा का मान बढ़ेगा तो इस ये चार्ज को अपने अंदर क्या कर देगा, आवेशित हो जाएगा, अपने अंदर ग्रहण कर लेगा, चार्ज को संचित कर लेगा। और जब ये घटना शुरू होगा उस समय ये डिस्चार्ज करना शुरू होगा। तो वेरिएबल करंट, अगर किसी परिपथ में वेरिएबल करंट है तो उस परिपथ से कंटिन्यूअस करंट प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं संधारित्र, ठीक है। और संधारित्र चार्ज कैसे होता है, सॉरी डिस्चार्ज, अभी तो हमने चार्जिंग देखा, चार्जिंग देखा ना, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, डिस्चार्जिंग। टाइम कितना हो रहा है, कितने मिनट हो गया, टाइम नहीं बचेगा इसके लिए। डिस्चार्जिंग भी इतनी ही लंबी आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल में देखेंगे उसको, ठीक है। तो इसको समाप्त करो।